देखो, जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए लेंसेज लॉ का, कोई भी डायरेक्शन निकालनी, तो करेंगे कैसे? पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले मैं ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब जैसे आप यहाँ पर हो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, तो आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर जा रही है ना, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। तो ये कह सकती हो द मैग्नेटिक फील्ड is directed normal to the plane of loop से different है loop के, और away from the reader, away from reader। या इसको ऐसे भी कह सकते हो into the plane ऑफ द पेपर। नाउ अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले देखो, अगर हम लेंसेज लॉ को देखें अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, देखो अगर जैसे ये वाला लूप अंदर आ रहा है, ये भी लूप अंदर आ रहा है, तो जब ये लूप मोशन ऑफ द लूप ऐसा हो कि फ्लक्स लिंक विद इट क्या बढ़ रहा है, तो क्या होगा? देखो पहले समझते हैं हम। If the motion of the loop is such that flux link with it increases, okay। अब जब फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ फ्लो करेगा? तो अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, इंड्यूस करंट जो होगा विल फ्लो इन द डायरेक्शन so as to opposes the change of flux, okay। इसका मतलब हमें ऐसा करंट इसमें जनरेट करना पड़ेगा, जो ऐसा करंट इसमें पास होना चाहिए जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे जो इसके इंक्रीजिंग फ्लक्स को क्या कर सके, कंपनसेट करे। तो क्या करेंगे हम, इस के अंदर कैसे करंट आना चाहिए? तो कैन से जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करे जो अपोजिट साइड में हो, किसके? प्लेन ऑफ द पेपर के। सो वी कैन से दैट द इंड्यूस्ड करंट, ध्यान समझना, शुड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करेगा? इंड्यूस करंट। कहाँ पे करेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? डायरेक्टेड, यू कैन से आउटवर्ड डायरेक्शन। तो दिस रिक्वायर्स, इससे क्या चाहिए हमें? द इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, ओके। नाउ अगर ये भी कह दें कि फ्लक्स मोशन से लूप को मूव कराएं और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा हो, देखो इफ द मोशन ऑफ द लूप कैसा है बेटा? सच दैट द फ्लक्स लिंक with it decreases। तो फ्लक्स लिंक विद क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। अब डिक्रीज हो रहा है, देखो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो इंड्यूस करंट
क्या करना पड़ेगा, अगेन विल फ्लो इन द डायरेक्शन। अब हमें कहाँ देखना पड़ेगा, इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आना चाहिए, सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें, देखो क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो हमें उसको सपोर्ट देनी पड़ेगी ना। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है सपोर्ट भी उसी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो हमें इंड्यूस करंट फ्लो करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, सो दैट जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ करे, इन द सेम डायरेक्शन मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, द इंड्यूस करंट कैसे आना चाहिए, मस्ट फ्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप देखो जैसे ये डायग्राम दे, इस वाले डायग्राम में क्या कहता है, ये जो लूप है अंदर आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ऐसा करंट इसमें जनरेट करना पड़ेगा जो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे जो इसके इंक्रीज को अपोज करे। इंक्रीज अंदर हो रहा है तो अपोज करे तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, मतलब इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इन दिस सेम साइड इसमें भी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होकर अंदर जाएगा। अब इस केस में देखो जब ये लूप बाहर जाएगा तो फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल डिक्रीजेस, तो इसके बाहर जाने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। जैसे मान के चलो किसी बंदे को अभी सारा पोर्शन लॉकडाउन मान लिया, इस पर्सन को लॉस हो रहा है, अब लॉस हो रहा है मतलब नौकरी चलेगी इसकी। तो अगर इसको लॉस होगा, एक बात बताओ, इस पोर्शन को लॉस हो रहा है जाने से, और लॉस कहाँ हो रहा है, अंदर लॉस हो रहा है ना, तो हम सपोर्ट कहाँ करेंगे, अंदर ही सपोर्ट करनी पड़ेगी ना। तो हमें ऐसा करंट पास करना पड़ेगा कि ऐसी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे जो इसके लॉस को कंपनसेट करे। तो लॉस अंदर की तरफ हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जानी चाहिए, तो करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज। सिमिलरली इस वाले लूप को देखो, इस वाले लूप पे भी क्या हो रहा है, बाहर जाने से फ्लक्स डिक्रीज होगा, तो वो इसके कंपनसेट करने के लिए हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी जो उसके लॉस को कंपनसेट करे, उसी डायरेक्शन में क्या करे, करंट जनरेट करे। तो करंट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज, ताकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में सपोर्ट कर सके। तो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। देखो डियर अनदर क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए वायर इन डायरेक्शन फ्रॉम बी टू ए, करंट जा रहा है बी टू ए, इज डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है। अब पहले तो हम क्या लगाएंगे, इसमें राइट हैंड ग्रिप रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल लगा के तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें। इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इस पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, into the plane of the paper by using right hand rule. So अब यहाँ पे देखो तो ऐसे डायरेक्शन में है तो प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ट लाई कर रही है। अब by using Lenz's law, क्या देखो Lenz's law में क्या हो रहा है, इंड्यूस करंट, अब देखो अपोज करना चाहिए डिक्रीज इन फ्लक्स को, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी डिक्रीज होगी, तो इस एरिया में फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें इसके डिक्रीज को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देनी पड़ेगी ना, सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो ऐसा करंट जनरेट करना पड़ेगा जो सपोर्ट कर सके, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर देने के लिए करंट क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो हम बोलेंगे तो बाय यूजिंग लेंज़'s लॉ द इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, should oppose the decrease in flux, है ना। So it should also produce, कैसा प्रोड्यूस करे, इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करे, है ना। तो ऐसा इनवर्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो द इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए, flowing
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए अनदर क्वेश्चन ध्यान दो कि ये क्वेश्चन कहता है गिव द डायरेक्शन इन विच इंड्यूस करंट फ्लो इन द वायर लूप। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक वायर लूप है और ये मैग्नेट आ रही है नॉर्थ ये साउथ। इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फ्लो इन द वायर लूप व्हेन द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स इट। मैग्नेट कहाँ जा रही है? हाउ विल द पोजीशन ऑफ द लूप विल बी अफेक्टेड। अब देखो ध्यान से, अब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से देख रहे हैं। दो तरीके से हम मान के चलते हैं हम यहाँ पर हैं, मतलब हम कौन सी साइड में हैं? मैग्नेट साइड से देख रहे हैं। सर देखो हमें आंसर देखना किस साइड से, तो अब हम बोलेंगे मैग्नेट साइड से। अब देखो तो नॉर्थ पोल जा रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट ऐसा आना चाहिए जो इसके फ्लक्स को अपोज करे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आनी चाहिए? नॉर्थ पोलैरिटी आनी चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन सीन फ्रॉम द मैग्नेट साइड, मैग्नेट साइड से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? द इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए? फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, है ना? किसमें? ऑफ द लूप। इसमें कैसे करंट आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब जो फेस होगा कौन सी पोलैरिटी शो करेगा? ये कौन सी पोलैरिटी शो करेगा? नॉर्थ पोलैरिटी। सो कैन से द फेस ऑफ द लूप, कौन सा फेस? टुवर्ड्स मैग्नेट, टुवर्ड्स द मैग्नेट। मैग्नेट की तरफ कैसी पोलैरिटी आएगी? डेवलप नॉर्थ पोलैरिटी। नॉर्थ पोलैरिटी नॉर्थ को क्या करेगी? रिपेल करेगी एंड गेट रिपेल्ड। कैसे रिपेल्ड? अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ओके देखो डियर, जैसे कहा कि कंडक्टिंग रोड है, ये भी मूव्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सिस से पैरेलल जा रही है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन द जेड एक्सिस। ओके ऊपर क्वेश्चन कहते था एंड ए इज बिकम पॉजिटिवली चार्ज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहले तो ये समझो कि ए बिकम पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा। पहले देखो कि हम कर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड कहता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड। ओके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड। और फोर्स इधर लग रहा है तो करंट कहाँ लगेगा? तो अगर आप ऐसे भी देखो ये फोर्स यूं करंट जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्या जाएगा? करंट। करंट जाएगा ए से बी। अगर करंट ए से बी जाएगा तो इसका मतलब क्या है? ए एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज और बी एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज। सो वी कैन से ए एंड ऑफ द रोड बिकम पॉजिटिव। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम कह सकते हैं यस the end A become positively charged according to Fleming left hand rule. The free electrons experience magnetic force
in the direction from A to B। देखो डियर, एक क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार आता है। कहता है कि रेक्टेंगुलर लूप है ये रहा, एक और एक सर्कुलर लूप, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहे हैं, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं। तो पूछता है कि इन विच लूप आइदर स्क्वायर और सर्कुलर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड, जब वो बाहर निकलेंगे। और जो फील्ड कैसी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब देखो, जब रेक्टेंगुलर लूप बाहर निकलेगा, एक बात समझो बेटा, जैसे रेक्टेंगुलर लूप बाहर निकलेगा तो पहले ये वाला पोर्शन जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन जाएगा। मतलब आप देखो, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाएगा तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है बाहर निकलने का, इसका हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट अगर आप इसका देखो, इस केस में पहले ये वाला एरिया निकलेगा, फिर ये वाला एरिया होगा, तो ये देखो एरिया पहले कम है, फिर एरिया ज़्यादा है, फिर और एरिया बढ़ रहा है, फिर और एरिया बढ़ रहा है। तो मतलब आप देख रहे हो कि एवरी टाइम एरिया पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ भी होगा। मतलब ओवरऑल इस केस में, इन केस ऑफ सर्कुलर लूप, एरिया डिक्रीज़ तो देखो दोनों में हो रहा है, फ्लक्स भी डिक्रीज़ दोनों में हो रहा है। बट इस केस में जो एरिया का जो चेंज हो रहा है वो क्या, हमेशा कांस्टेंट है। इस केस में जो एरिया का जो चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है विल बी कांस्टेंट। ओके, बिकॉज क्यों रीजन है, जो फ्लक्स, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, बिकॉज रेट ऑफ change of area of the rectangular loop, वो क्या है, इज यूनिफॉर्म। वेयर सर्कुलर में क्या है, सर्कुलर लूप में कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी कह सकते हो वेयर एज दैट ऑफ ए सर्कुलर लूप is not constant। now there, देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कहता है कि दो यहाँ पे लूप आप देख रहे हो, दोनों रेक्टेंगुलर लूप है, लेंथ और ब्रेथ देखिए, ये भी दोनों में सेम लेंथ ब्रेथ है। वेलोसिटीज की ऐसे, ये लेंथ वाइज आ रहा है, ये ब्रेथ वाइज आ रहा है, दोनों इस करंट कैरिंग कॉइल से सेम डिस्टेंस पर है। ओके, तो कहता है व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप्स, दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, तो अब एक बात देखो, पहली बात तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, राइट हैंड रूल लगाएं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, इनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये तो हो गया इनवर्ड। अब इस केस में देखें, यहाँ पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी, तो यहाँ होगी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोनों ही केस में फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। हमने लेंथ में क्या कहा था, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसी होगी जो मेंटेन करेगा फ्लक्स को, है ना। अब आपको एक चीज़ बताई थी मैंने कि जब हम, अब दोनों केस में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें फ्लक्स डिक्रीज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके फ्लक्स को कंपनसेट करने के लिए एक ऐसा करंट जनरेट करना पड़ेगा जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या जाए, इनवर्ड जाए। तो इन केस ऑफ लूप 2 तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, इंड्यूस करंट की क्लॉकवाइज। नाउ इन दैट केस देखो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करनी पड़ेगी जो ऊपर की तरफ इसको कंपनसेट करे। तो कम कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ कम हो रही है, तो आउटवर्ड की तरफ फील्ड जनरेट कर सके। आउटवर्ड के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या होगा क्लॉकवाइज।
तो इसका आंसर क्या लिखोगे फर्स्ट केस का? बाय यूजिंग लेंजेज लॉ द डायरेक्शन ऑफ induced current will be such that it tends to maintain the original flux. So हम ये भी कह सकते हैं induced current इन लूप 1 तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, और लूप 2 में क्या होगा? क्लॉकवाइज। अब देखो इसमें क्या बचा? विल द ईएमएफ इंड्यूस इन द टू लूप्स बी इक्वल? पहली बात तो क्या इक्वल होगा? नहीं। देखो इक्वल क्यों नहीं होगा? पहली बात देखो ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है? BLV। ये देखो ये लेंथ ज़्यादा है, इसका ये क्या है? कम है। तो इस केस में ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? मोशनल ईएमएफ लगाएं तो बी क्या है? BLV। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और ये बी क्या है? इसकी लेंथ इंटू में वी। और इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? लेंथ क्या है इसकी? ए, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और वेलोसिटी है बी। सो अब इस केस में अगर इसको E1 कह दें और इसमें E2 कह दें, एज यू नो दैट B इज ग्रेटर देन ए, तो हम भी बोल सकते हैं बेटा B A से बड़ा है। सो E1 का EMF क्या है? BV, और E2 का कितना है? दैट इज ABV। सो वी कैन से E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसको ऐसे कह सकते हो, दो आप ऐसे भी कह सकते हो, नो द EMF induced in the two coils will not be equal. क्यों? Because the rate of change of flux in two loops आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों में जो फ्लक्स का चेंज है वो डिफरेंट है, तो EMF भी डिफरेंट होगा। जिसमें BLV आएगा, इसमें AV आएगा। नाउ डियर देखो अनदर क्वेश्चन देखो, कहता है एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है, ये एक्सिस ऑफ द कॉइल है। दो तरीके से, ये एक्सिस ये है, ये भी एक्सिस है। एक बार तो ये एक्सिस ऐसे मूव कर रही है जैसे मैं पेन को ऐसे घुमा रहा हूँ, और दूसरे केस में कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है। देखो फर्क है, एक तो हम इसको ऐसे घुमाते रहे, अब एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है, और एक एक्सिस के ऊपर ऐसे घुमाएं। तो इस केस में देखो पहले कहता है अबाउट इन ऑन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो दोनों केस में अलग अलग देखो। पहले केस में क्या कहता है? जब मैग्नेट अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रही है तो मैग्नेट रोटेट तो कर रही है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज तो हो नहीं रहा, क्योंकि नॉर्थ पोल वहीं के वहीं है, साउथ भी वहीं के वहीं है। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। बट इस केस में क्या होगा? जब नॉर्थ पोल इधर जाएगा तो मैग्नेट रोटेट करेगी परपेंडिकुलर लेंथ के अराउंड, तो ओरिएंटेशन ऐसे होगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। तो कभी नॉर्थ पोल इधर आएगा, कभी साउथ इधर आएगा, कभी नॉर्थ इधर आएगा। इससे इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें क्या आएगा? इंड्यूस्ड EMF आएगा। सो इसमें ये लिख देते हैं, व्हेन द मैग्नेट rotated about its own axis, फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो नो EMF इंड्यूस्ड।
सेकंड केस में क्या है, when the magnet rotated about an axis perpendicular to the length, the orientation of its magnetic field with respect to coil क्या होगा, changes continuously. So flux changes and EMF is induced in the coil. देखो डियर, इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉइल चेंजेस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A बाई L। सबसे पहले मैं कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इंक्रीज, अगर दोनों कॉइल के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने से फ्लक्स जो एक कॉइल का दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स डिक्रीज होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स decreases when the distance between the coil increases। क्यों होगा, because flux passing one coil to another सेकंड केस क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल डिक्रीज। अगर दोनों में कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 N2। तो नंबर ऑफ टर्न डिक्रीज करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये तो क्लियरली साफ पता लग रहा है। थर्ड कहता है थिन आयरन शीट इज प्लेस बिटवीन द टू कॉइल, अदर फैक्टर रिमेन्स द सेम। अगर थिन आयरन शीट डालेंगे तो आयरन शीट डालने से क्या होगा, आपको पता है कि आयरन शीट डालने से तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा हो जाएगा म्यू N1 N2 बाई L। और म्यू क्या होता है, म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 बाई L। सो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगा। सो वी कैन से म्यूचुअल inductance will increase times। देखो कहता है इन विच केस द, ये तीन फिगर दे रखी है, फिगर 1, ये फिगर 2, फिगर 3। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल मैक्सिमम मिनिमम इफ नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन्स द सेम इन द, नंबर ऑफ टर्न सेम है। अब देखो फर्स्ट वाले केस में क्या मैक्सिमम है, बिकॉज पूरे की पूरा फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी में जा रहा है। तो फर्स्ट वाले केस में तो आंसर क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मैक्सिमम इन 1। क्यों हो रहा है फर्स्ट वाले के, मतलब ए वाले केस में, because whole of the flux, पूरा फ्लक्स किसका, प्राइमरी का। जो प्राइमरी का फ्लक्स है किससे लिंक है, इज लिंक विद
द सेकेंडरी। नाउ अब हम देखें कि मिनिमम किस में। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर बात करें, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो फर्स्ट, देखो अगर आप इसमें और इसमें देखोगे दोनों परपेंडिकुलर है, ये है पैरेलल, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे मिनिमम इसमें होगा क्योंकि दोनों कॉइल के यहाँ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्योंकि जो फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी है ना, लिंक विद द सेकेंडरी नियरली जीरो होगा क्योंकि इसका फ्लक्स यूँ जा रहा है, इसका फ्लक्स यूँ जा रहा है, कि दोनों का इसका फ्लक्स यूँ जाएगा तो चेंज ही फील नहीं होगा। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में कोई फ्लक्स का चेंज नहीं होगा बिकॉज दोनों कॉइल के जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। इसको आप ये लिखोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस इज मिनिमम इन केस सी। क्यों होगा? बिकॉज जो फ्लक्स लिंक करा रहे हैं, ये फ्लक्स, ये कहते हैं फ्लक्स ड्यू टू प्राइमरी लिंक विद द सेकेंडरी इज कितना है बेटा? जीरो। जो फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा तो फायदा क्या? ओके, बिकॉज दोनों के एक्सिस क्या है? बिकॉज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू